खैर नीतीश कुमार जी को पता था कि जैसे ही एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होंगे तो उनके पुराने साथी उनका इन्वेट कर रहे हैं, जिनके लिए कभी नीतीश कुमार फील्डिंग किया करते थे। लालू प्रसाद उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए और कांग्रेस उनके साथ तो थी। अब स्थिति ये हुई कि 2013 से 2015 में जो कुछ हुआ, 2015 में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए ये जोड़ी बहुत बड़ी थी। क्योंकि पलड़ा भी आप देखिए तो कितना ज़्यादा झुका हुआ था, 2 गुना से ज़्यादा सीटें थी, मतलब 3 गुना सीटें प्राप्त करने वाली महागठबंधन का हर्ष क्या हुआ ये तो सबको पता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2015 के चुनाव की, क्योंकि उससे पीछे जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। 2015 और 2020 में क्या अंतर हुआ है, तो अंतर सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार अब पुनः अपने पुराने घर यानी एनडीए में, और लालू प्रसाद थके हारे मुसाफिर की तरह, जिस तरह से आप बहुत कुछ लेकर के चले और अचानक से आपका चोरी हो जाए तो आपको झटका कितना लगता है, वही स्थिति लालू प्रसाद की हुई है। जब बात करते हैं रघुनाथपुर की, तो रघुनाथपुर में आरजेडी की जीत हुई थी और एक बड़ा अंतर हुआ था, बहुत बड़ा अंतर हुआ था। यहाँ बीजेपी को बड़े अंतर से हराया गया था, लगभग 30,000 वोटों से, और 30,000 विधानसभा में अंतर बहुत बड़ा। और इस बार जनता चुप है, इसलिए लोगों का, खास करके उम्मीदवारों का स्थिति थोड़ा सा डवाडोल लग रहा है कि आखिर जनता किस करोड़ बैठेगी। अगला जो आपका विधानसभा की आपके पास जो लिस्ट हमको नजर आ रही है वो दरौंधा है, और दरौंधा भाई ये तो मत कहिए, ये ऐसा क्षेत्र है जहां आप कई कहानियों से परिचित होंगे। यहाँ बाहुबली की बात होती है, यहाँ अजय सिंह की बात होती है, कविता सिंह, बहुत सारे अभी उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी की जबरदस्त दावेदारी है और आरजेडी इस सीट को इस बार अपने कब्जे में करने के लिए पूरी तरह से उतावली नजर आ रही है, क्योंकि जेडी और बीजेपी की लड़ाई कहीं ना कहीं इस बार भी जारी है। पिछले बार उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार पिछड़ने की स्थिति में नहीं है, उसकी दावेदारी मजबूत है और मजबूत दावेदार की तलाश भी हो रही है। जी, अगला जो विधानसभा क्षेत्र है बड़हरिया, इसके बारे में आपके पास क्या ख्याल होगा? बड़हरिया का नाम आते ही प्रिया सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति हाथी पर बैठा हुआ डांस करता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम है श्याम बहादुर सिंह। भारतीय जनता पार्टी व्यास सिंह की तरफ सॉफ्ट है और यह सीट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को चला जाए। बात करें तो यहाँ से आरजेडी भी पूरी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी दिखा रही है, पिछले उपचुनाव में भी दिखाई थी। बीएसपी भी यहाँ से मजबूत दावेदारी दिखाती है और इंडिपेंडेंट की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर सीपीआईएमएल का भी अच्छा वर्चस्व है। और होगा महाभारत। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के शो रातों रात में आप जुड़ चुके हैं। इस रातों रात में हम विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताते हैं आपको। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले एपिसोड में हमने सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बात की थी, और हमने कहा था कि बाकी जो 3 बचे हुए विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चटकारे लेने वाली हैं। अब ये तो बाबा बताएंगे क्या चटकारे लेने वाली बातें हैं। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि सिवान जो है एक और भोजपुरिया क्षेत्र है। भोजपुरिया क्षेत्र सुनते ही बाबा के चेहरे पे चमक आ जाती है। चमक क्यों आती है तो आपको पता ही होगा, भली भांति से पता होगा। आप देख भी सकते हैं कि बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब बाबा बताएंगे कि वो चटकारे लेने वाली बात क्या है, लेकिन हम शुरुआत आज करेंगे रघुनाथपुर से। रघुनाथपुर के बारे में जो भी विशेषता है वो बाबा आपको बताएंगे, चटकारे लेने वाली बात बताएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताएंगे जो शायद आपको पता तो होगी लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। तो आइए जानते हैं बाबा से। बाबा बताइए क्या कुछ है आज आपके पास? पिछले एपिसोड में तो आप सस्पेंस क्रिएट करके गए थे। जानते हो प्रिया, जब भी भोजपुरी के बात होला तो सही तू कहलू है, मन में बुझाला कुछ उमंग अलग से होला, क्योंकि आपन माई भाषा न हो। और भोजपुरी के बात जब होला तो मन में बहुत तरह के बात आवे लगला, याद पड़े लगला कि कैसे भोजपुरी माटी में लसराई रही। भोजपुरी क्षेत्र के जितना भी भाषा के तू बात कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाषा हेरा के करीब बा ना भोजपुरी हो। भोजपुरी के तू सुनबू तो तरा बड़ी मिठरस लागी जी। हालांकि भोजपुरी के बहुत तरह से प्रताड़ित करे के, दुख पहुंचावे के, चोट पहुंचावे के, बेधे के प्रयास भइल, भाषाई अंतर से, द्विअर्थी शब्द से बहुत तरह के परेशानी भइल, लेकिन
भाई भोजपुरी भोजपुरी है। जी। और भोजपुरी में तो पहुंच गए बड़ू सिवान, जहाँ के एक से एक पुरोधा ये भोजपुरी के झंडा लेकर के पूरा दुनिया में फहरौल है। जी। आज भी भोजपुरी में बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम बा जो आज भी होला और बहुत सम्मान के साथ वो जाके लोग वो कार्यक्रम के करेला। पंजवार भी एगो जगह बा जहाँ अक्सर हर साल कार्यक्रम होला। जी। राजेंद्र बाबू के धरती है और देश के जब पहला व्यक्ति के धरती होके तो धरती के का कहे के बात हमने के रघुनाथपुर से शुरू करी जा। और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सिवान के अंदर में आवेला। जी। 2015 के अगर देखल जाओ बात तो 2015 में नीतीश कुमार जी जो गोटी फेंकले रहन सीधे गुच्ची में पिल गिरे। एक मतलब समझ गई लोग। जी बिल्कुल। जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए 2013 में तो उनके पास रास्ता था, उन्हें पता था कि वो जैसे ही यहाँ से कूदेंगे तो उन्हें रोकने वाला कोई मिल जाएगा। और जब आपको ये पता हो कि आप ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं, आपके लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, तो आपको कूदने में जरा भी डर नहीं लगता है। आप अक्सर देखे होंगे कि पोल जंप जो होता है, पोल जंप में गद्दा आगे रखा रहता है और बहुत ही ऊंचाई पर एक लकड़ी के सहारे खिलाड़ी जो है कूदता है। उसे पता होता है कि जैसे भी गिरेगा वो गद्दे पर गिरेगा, चाहे जहां भी गिरे। जी बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में वो बड़ी आसानी से दौड़ता हुआ आता है, पोल टिकाता है और कूद जाता है उस पर। और उस पर गद्दे पर लोग इंतजार करते रहते हैं कि अगर वो फंस भी जाता है लकड़ी में तो गिरता तो गद्दे पर ही है। खैर, नीतीश कुमार जी को पता था कि जैसे ही एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होंगे तो उनके पुराने साथी उनका वेट कर रहे होंगे, जिनके लिए कभी नीतीश कुमार फील्डिंग किया करते थे। लालू प्रसाद उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए और कांग्रेस उनके साथ तो थी ही। अब स्थिति ये हुई कि 2013 से 2015 में जो कुछ भी हुआ, 2015 में नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए ये जोड़ी बहुत बड़ी थी। क्योंकि पलड़ा भी आप देखिए तो कितना ज़्यादा झुका हुआ था, 2 गुना से ज़्यादा सीटें थी, मतलब 3 गुना सीटें प्राप्त करने वाली महागठबंधन का हर्ष क्या हुआ ये तो सबको पता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2015 के चुनाव की, क्योंकि उससे पीछे जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। 2015 और 2020 में क्या अंतर हुआ है, तो अंतर सिर्फ इतना है कि नीतीश कुमार अब पुनः अपने पुराने घर यानी एनडीए में है और लालू प्रसाद थके हारे मुसाफिर की तरह, जिस तरह से आप बहुत कुछ लेकर के चले और अचानक से आपका चोरी हो जाए तो आपको झटका कितना लगता है, वही स्थिति लालू प्रसाद की हुई है। जब बात करते हैं रघुनाथपुर की, तो रघुनाथपुर में आरजेडी की जीत हुई थी और एक बड़ा अंतर हुआ था, बहुत बड़ा अंतर हुआ था। यहाँ बीजेपी को बड़े अंतर से हराया गया था, लगभग 30,000 वोटों से। और 30,000 विधानसभा में अंतर बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। अब इस अंतर के बाद इसमें तो लड़ने के लिए सीपीआई भी लड़ी थी, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था, इसके पहले वाले एपिसोड में बताया था कि सीपीआई का भी वर्चस्व भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र में है। तो सीपीआई-एमएल जो है इस क्षेत्र में भी अपना चुनाव लड़ी थी और उसे भी वोट तो आए थे, लेकिन उस तरह के वोट नहीं आए थे जिसको बताया जा सके, लेकिन 16-17 हज़ार के आसपास उसको भी वोट आए थे। कुल 12 उम्मीदवार 2015 के चुनाव में लड़े थे, लेकिन जो फेहरिस्त हमारे पास है प्रिया, उसमें इस बार संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि कई पार्टियों से कई ऐसे वहाँ के नए नए छत्रप जो पैदा हुए हैं वो अपना दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। चाहे आप आरजेडी की बात कर लें, हरिशंकर प्रसाद का जो आरजेडी में है वो औरा तैयार है, लेकिन ये भी अपने पुत्र को इस बार चुनाव लड़ाना चाहते हैं। स्थिति हो सकती है कि उलट पलट भी हो सके। आरजेडी में भी दावेदारों की संख्या कम नहीं है, 4-5 दावेदारों को तो हमारी सर्वे टीम खोज करके लाई है जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो इस बार जेडीयू भी वहाँ से अपने उम्मीदवार खड़ा करनी चाहती है। एलजेपी तो पहले से वहाँ तैयार है। और इन सब बातों को लेकर के देखने वाली बात ये होगी कि क्या मनोज कुमार जो पिछली बार 30,000 वोटों से हारे थे वो इस बार उम्मीदवार होंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर उम्मीदवारों की बात करें तो मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जीसू सिंह, रमेश सिंह, हैप्पी यादव पूर्व सांसद के पुत्र भी हैं, और मनोज सिंह तो ऑलरेडी हैं, और उसका राजेश यादव, हरिशंकर यादव तो हैं ही, विक्रम कुंवर का भी नाम आ रहा है। इसके अलावे भी करीब 20 से 25 लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन ये संभावित लोगों के हैं। कुछ इसमें हिडन लोग भी हैं जो कि चुनाव में अचानक से प्रकट हो सकते हैं और उन्हें पार्टियां हो सकता है कि टिकट दे भी दें जी, क्योंकि स्थिति जो है इस बार बड़ी अलग होने जा रही है। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को वहाँ प्रमोट करेंगे,
जितना ज़्यादा आप अपने आला कमान को संतुष्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा रघुनाथपुर के लिए आप अपने आप को उम्मीदवारी के ऊपरी पैदान पर ले जाकर खड़ा करेंगे। बात करें तो यहाँ 2,65,000 वोटर हैं जो कि 2015 के हिसाब से हैं। अब वोटरों की संख्या बढ़ी भी होगी। अब जहाँ तक बात करें तो यहाँ पुरुष और महिलाओं के प्रतिशत में लगभग 6% का अंतर है। वोट की बात करें तो यहाँ 50% से ज़्यादा लोग वोट किए थे पिछली बार, और इस बार जनता चुप है, इसलिए लोगों का खास करके उम्मीदवारों का स्थिति थोड़ा सा डवाडोल लग रहा है कि आखिर जनता किस करवट बैठेगी। अगला जो आपका विधानसभा की आपके पास जो लिस्ट हमको नजर आ रही है वो दरौंधा है। और दरौंधा भाई ये तो मत कहिए, ये ऐसा क्षेत्र है जहां आप कई कहानियों से परिचित होंगे। यहाँ बाहुबली की बात होती है, यहाँ अजय सिंह की बात होती है, कविता सिंह की बात होती है, और अजय सिंह और कविता सिंह की बात जब करेंगे तो जगमातो देवी की बात होगी, क्योंकि जब 2011 में उनका अचानक से निधन हुआ तो वो सीट जब उपचुनाव की तरफ बढ़ा तो अजय सिंह वहाँ बाहुबली के रूप में जाने जाते थे और नीतीश कुमार क्लीन छवि वाले जाने जाते थे। वो ऐसे लोगों को टिकट देने के अभ्यस्त नहीं हुए थे। अभी सुशासन बाबू वाली छवि थी। और आपको प्रिया ने जैसा कि बताया भी कि कहीं ना कहीं ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष में ही अजय सिंह ने शादी किया था। इश्तेहार निकला था कि सुयोग्य चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार बहू के रूप में चाहिए जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कहानी है वो निश्चित से दिलचस्प होगी। और दरौंधा की सीट पर कविता देवी लड़ी और कविता सिंह जो है वो अजय सिंह की पत्नी बनी, उनकी शादी हुई और तब नीतीश कुमार ने स्वीकार किया कि कविता सिंह को टिकट मिलेगा। अपनी सास के जगह पर कविता सिंह लड़ी और भारी मतों से जीती भी जी। बिल्कुल। इसके बाद फिर 2015 में भी उन्हें टिकट मिला, 2015 में भी जीती और 2019 में उन्हें लोकसभा के उम्मीदवारी के रूप में आगे बढ़ाया गया। लोकसभा में उनको टिकट मिला। फिर अजय सिंह उपचुनाव हुआ, उसमें दरौंधा से खुद लड़े। तब तक हो सकता है कि नीतीश कुमार की नीयत बदल गई थी और अजय सिंह जो बाहुबली कहे जाते थे उनका ठप्पा भी हट गया था, या नीतीश कुमार ने अपने आप से समझौता भी कर लिया था और अजय सिंह को टिकट मिला। लेकिन यहाँ पर करणवीर सिंह जो हैं, व्यास सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, करणजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। चूँकि ये बीजेपी के थे और बीजेपी के लोगों ने हिडन समर्थन भी इनको किया था उपचुनाव में, जहां एक तरफ अजय सिंह एक मजबूत दावेदार थे, किसी की बात किसी ने नहीं सुनी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भीतरघात किया नीतीश कुमार के साथ और अजय सिंह यहां से चुनाव हार गए। स्थिति कमोबेश वही है। इस सीट पर रस्साकसी चल रही है। अजय सिंह की दावेदारी यथास्थिति बरकरार है, लेकिन वहीं करणजीत सिंह जो है, करणजीत सिंह व्यास सिंह जिसको कहा जाता है, व्यास सिंह इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और वो निर्दलीय नहीं बल्कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि अपने उनका घर था भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे जब वो उपचुनाव में लड़े थे 2019 के बाद। और ऐसी स्थिति में उनकी दावेदारी मजबूत है। अजय सिंह और इनके बीच में एक बार फिर से बहुत जबरदस्त टसन है और देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार ये सीट अजय सिंह को दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यास सिंह की तरफ सॉफ्ट है और ये सीट हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को चला जाए। बात करें तो यहाँ से आरजेडी भी पूरी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी दिखा रही है, पिछले उपचुनाव में भी दिखाई थी। बीएसपी भी यहाँ से मजबूत दावेदारी दिखाती है और इंडिपेंडेंट की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर सीपीआईएमएल का भी अच्छा वर्चस्व है। और इस क्षेत्र की बात करें दरौंधा की तो कहीं ना कहीं जगमातो देवी एक लंबे समय तक रहीं और जगमातो देवी के बाद लगातार 2011 में जब ये चुनाव हुआ अक्टूबर में, तो हमने बताया जैसा कि पितृपक्ष के बीच में शादी हुई थी, जो कि इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी। और ऐसी स्थिति में सब कुछ हुआ। बहुत चटकारे लेकर के आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं और लोगों को भी याद आ गया होगा। 66,255 मत आए थे पिछले उपचुनाव में करणजीत सिंह को, और इन सब को लेकर के, माफ़ कीजिएगा, करणजीत सिंह को कविता सिंह से जब हारे थे उस समय उनको, कविता सिंह को 66,255 मत आए थे। और जब उपचुनाव हुए थे तो बड़ी लंबी रेस का घोड़ा निकले व्यास सिंह, और इन्होंने दरौंधा में कविता सिंह के पति अजय सिंह को उनके बाहुबली होने का भी कुछ नहीं सोचा और दोनों की दावेदारी मजबूत थी। लेकिन जीत अंततः भारतीय जनता पार्टी ने जिसको समर्थन किया उसका हुआ और भारतीय जनता पार्टी के हिडन समर्थक बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ज़बरदस्त संग से व्यास सिंह को जितवाने में सफलता हासिल कर गए। अगर बात करें तो यहाँ
अजय सिंह, मुन्ना शाही, के सिंह, शैलेंद्र यादव, अनिल तिवारी, प्रमोद सिंह, आनंद सिंह, भरत सिंह, व्यास सिंह और बहुत सारे अभी उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी की जबरदस्त दावेदारी है और आरजेडी इस सीट को इस बार अपने कब्जे में करने के लिए पूरी तरह से उतावली नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई कहीं ना कहीं इस बार भी जारी है। पिछले बार उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार पिछड़ने की स्थिति में नहीं है। उसकी दावेदारी मजबूत है और मजबूत दावेदार की तलाश भी हो रही है। जी, अगला जो विधानसभा क्षेत्र है बड़हरिया, इसके बारे में आपके पास क्या क्या होगा? बड़हरिया का नाम आते ही प्रिया सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति हाथी पर बैठा हुआ डांस करता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम है श्याम बहादुर सिंह जी। आप जब भी देखिएगा तो ये तस्वीरें आप सोशल साइट्स पे खोलिएगा, जब भी आप गूगल सर्च कीजिएगा और बड़हरिया श्याम बहादुर सिंह सर्च कीजिएगा तो एक बूढ़ा आदमी हाथी पर बैठा नजर आएगा और हाथी पर डांस करते हुए नए नए गानों पर आपको नजर आ जाएगा। ऐसे ही मस्त मौला हैं यहाँ के विधायक, उम्र भी काफ़ी है और लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछला चुनाव भी उन्होंने लगभग 15,000 मतों से जीता था जी। अब आपको बता दें कि एक बार फिर से उनका जो मुकाबला है उनके पुराने प्रतिद्वंदी बच्चा पांडे से होने वाली है। बच्चा पांडे पिछली बार एलजेपी से चुनाव लड़े थे, चूंकि गठबंधन में एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी और आरजेडी और जेडीयू के बीच में ये सीट का बंटवारा और कांग्रेस जो थी महागठबंधन में थी। बच्चा पांडे को इन्होंने हराया था 15,000 के आसपास वोटों से। इसमें भी इंडिपेंडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, माले भी इसमें चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है। इस बार स्थिति पलटने वाली है जी। जेडीयू तो निश्चित रूप से श्याम बहादुर सिंह को ही उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन एलजेपी के जगह पर, चूंकि एलजेपी और जेडीयू अभी एक ही गठबंधन में है, एनडीए में, अब इसके लिए बच्चा पांडे जो हैं वो प्रयासरत हैं कि आरजेडी से उन्हें टिकट मिल जाए और इसके लिए ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि उनके भाई टुन्ना पांडे ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। उनके टुन्ना पांडे जो हैं वो भी एमएलसी हैं और बच्चा पांडे के भाई और खुद बच्चा पांडे जिस तरह से पूरी फील्डिंग कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दरौंदा के चुनाव में, उपचुनाव में अपनी भूमिका निभाई थी। आपको पता होगा कि ब्राह्मणों के को लेकर के, ब्राह्मणों के मान प्रतिष्ठा को लेकर के टुन्ना पांडे ने जनेऊ तक उतार दिया था। बहुत सारी बातें वायरल हुई थी और सिवान में एक से जो झमेले हुए हैं उन झमेलों में कहीं ना कहीं सामने खड़ा होकर के नीतीश कुमार को बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो टुन्ना पांडे हैं। टुन्ना पांडे ने हमेशा साथ में रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के नीतियों पर हमेशा प्रहार किया है। अब बच्चा पांडे अगर उनको टिकट मिल जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा नजर आ रही है कि आरजेडी से, तो ये लड़ाई इस बार रूप बदल सकती है और कहीं ना कहीं श्याम बहादुर सिंह के लिए भी थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ श्याम बहादुर सिंह जिस जाति से आते हैं उसका अच्छा खासा वहाँ प्रभाव है, लेकिन ब्राह्मणों और सवर्णों का प्रभाव भी कम नहीं है जी। यहाँ की जो लड़ाई है बड़हरिया की, इस बार श्याम बहादुर सिंह और बच्चा पांडे के बीच में होने जा रही है। और बच्चा पांडे और श्याम, पिछली लड़ाई भी हुई थी, 2015 में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन इस बार की लड़ाई कुछ अलग होने जा रही है क्योंकि बच्चा पांडे की फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त टाइट है। हालांकि फील्डिंग कम टाइट इनकी भी नहीं है। श्याम बहादुर सिंह भी नीतीश कुमार की जब रैली हुई थी तो उस रैली में अच्छा खासा हिसाब किताब लगा करके लोगों को जुटाए थे और रात भर भोजन का दौर चला था। सुबह सुबह गाजे बाजे के साथ गांधी मैदान पहुंचे थे। वहीं बच्चा पांडे की बात करें तो वो ज़मीनी पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं और ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार देखने वाली बात ये होगी कि वो बूढ़ा सा आदमी जो हाथी पर बैठ करके नाचता था वो, या फिर टुन्ना पांडे और बच्चा पांडे जो कि सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, कभी जनेऊ और कभी मान सम्मान की बात करते हैं, वो इस बार कितना टक्कर देंगे। क्योंकि पिछली बार जो टक्कर था वो हो सकता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के एक साथ होने के चलते गड़बड़ा गया हो, लेकिन इस बार टक्कर मजबूत का जरूर होने जा रहा है। दोनों में से आप ये नहीं कह सकते हैं किधर पलड़ा झुका हुआ है, अभी पलड़ा दोनों तरफ बराबर है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई पुरानी नई बातें निकल करके सामने आ जाए तो जनता को दिखा करके, समझा करके और पलड़ा को झुकाया जा सकता है। अभी अगर कहा जाए तो पलड़ा बराबर है। बच्चा पांडे जो ज़मीनी मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव लग रहा है इस बार। श्याम बहादुर सिंह चूँकि उम्र भी उनकी हो गई है, हालांकि बहुत एक्टिव रखते हैं आज भी,
और आप देखिएगा तो पूरी तरह से जीवंत रहते हैं। कहा तो ये जाता है कि शौकीन आदमी हैं, डांस उन्स खूब करते रहते हैं। लेकिन खैर अब तो चुनाव है, चुनाव में बहुत कुछ सामने देखने को मिलेगा, लेकिन लड़ाई बड़हरिया में बहुत मजबूत होने वाली है। जी हाँ, तो सुना आपने, बाबा ने आपको बताया कि इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत क्या क्या छुटकारा लेने वाली बात थी। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। साथ ही बाबा ने बताया कि किसकी फील्डिंग मजबूत है, किसकी फील्डिंग वीक है, लेकिन इन सब के बावजूद जो असली जनता है वही बताएंगे कि कौन जो है किनका पलड़ा भारी होगा। और प्रिया संगे संगे एक और बात जनता के बताइए दो जी। कि जब हमने के ग्राउंड रिपोर्टिंग खातिर आ रहा बन जा बहुत जल्दी, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग खातिर जब हमारी टीम पहुंची तो वो घड़ी रंग कुछ अलग हुई, मंच कुछ अलग हुई और हकीकत से वास्ता हुई के कितना पानी में बा वो पूरा हमनी के तराजू पर रख के तौल करके दिखाई जा। खास करके भोजपुरिया क्षेत्र में हम खुद आवे वाला बानी और देखता नहीं कि वो लोग में कितना पावर बा, केकरा के जिताई केकरा के हराई, ओजे खूटा ठोकाई और ओजे खूटा ठोक के जौन बात हुई वो बात बिहार के बदले वाला हुई, बिहार के राजनीति के नया दिशा देने वाला हुई और जनता के आवाज़ हुई। जी हाँ, तो भोजपुरिया क्षेत्र के वासी आप तैयार हो जाइए, बाबा आपके क्षेत्र में जल्दी आएंगे। जी हाँ, इसके साथ एक और बात जो जब बताना ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में खूटा ठोक के हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाबा उस क्षेत्र में जाके खूटा ठोक करेंगे और साथ ही आपके क्षेत्र से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे उस क्षेत्र से रिलेटेड निजी बातें हों, बाबा उस सारी बातों को रखेंगे अपने खूटा ठोक में। खूटा ठोक का तो नाम सुना ही होगा आपने, तो भोजपुरिया वासी तैयार हो जाइए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।